राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये पिछड़ों का अपमान है। यानी मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया गया था राहुल गांधी का, जिसको लेकर के सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया 2 साल की सजा का, इस मामले को लेकर ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेलना चाहा। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितना ही अफवाह फैलाते रहिए, कितना ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहिए, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उन तक सच्चाई पहुंची जाती है, और जो लोग इस तरह की चीज़ें पर निगाह रखते हैं तुरंत वो ऐसी पोस्ट बना देते हैं जिससे कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों की हवा निकल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की, विनीत नारायण नाम के एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और उसमें बीजेपी के इस बात को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी क्या केवल पिछड़ों का सरनेम होता है? 1949 से 1952 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे एचपी मोदी पारसी थे। स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष, उसके साथ ही सांसद 1967 से 1983 तक पीलू मोदी पारसी थे। टाटा समूह के उद्योगपति रूसी मोदी पारसी थे। भगोड़ा ललित मोदी मारवाड़ी है। गुरजमल मोदी परिवार वैश्य है। भगोड़ा नीरव मोदी भी वैश्य है, पिछड़ा नहीं है। दिवंगत बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी मुसलमान थे। मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता व निर्देशक सोहराब मोदी भी पारसी थे। इसलिए मोदी के नाम पर बीजेपी को पिछड़ों की राजनीति करना क्या शोभा देता है? विनीत नारायण ने अपनी पोस्ट पर लिखा है, ट्विटर पर इसको ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी, पिछड़ों की ओबीसी का कार्ड जो खेला जा रहा था कि ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस है और ओबीसी के लोगों की बेइज्जती की जा रही है। और यही बात कंप्लेनेंट ने भी कही थी, जो गुजरात का विधायक है जिसने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में, सूरत कोर्ट में याचिका डाली थी, उसने भी यही बात कही थी। इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कंप्लेनेंट ने ही खुद इस मामले पर स्टे की बात कोर्ट में कही और उसके बाद अचानक 1.5 महीने पहले ये स्टे कोर्ट से हटाया जाता है और 1.5 महीने बाद ये सज़ा का ऐलान और 1 दिन बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली जाती है। जहां तक सवाल है ओबीसी का, इस मामले को लेकर आज नोएडा पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद पिछड़ा हूं, ओबीसी से मेरा ताल्लुक है, ओबीसी समाज से आता हूं, यादव हूं, लेकिन जब मैंने अपने बंगले को खाली किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वहां पर शिफ्ट किया तो उससे पहले मेरे बंगले को गंगा जल से धोया गया। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात है तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया, तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धाराएं लगी है? 595 देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिनको गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना
कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया। तो आपने देखा जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी बात इस पूरे मामले के बाद ये सामने आ रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर एक नजर आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आज राहुल गांधी का नंबर है, कल उनका नंबर हो सकता है। और उसके साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, एक बड़ी टीम है कांग्रेस के पास जो लोकसभा और राज्यसभा पहुंचते हैं, खासतौर से राज्यसभा जो बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको राज्यसभा इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि वो पार्टी का कोई लीगल आपदा में उसमें सहयोग करें, उनका साथ दें। लेकिन इस मामले में यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पवन खेड़ा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उनको जो गिरफ्तार किया गया था, फ्लाइट से उतारा गया था, इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उनको जिस तरह से वापस किया गया, उनको बेल हुई। और इस मामले में राहुल गांधी के 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद सज़ा के आखिर हाई कोर्ट का या कोई और लीगल प्रावधान क्यों नहीं अपनाया गया, कोई लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवालात इन रणनीतिकार के ऊपर, इन पार्टी के दिग्गजों के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझ करके राहुल को की सदस्यता पर सवाल जो हो रहा था कि सदस्यता जा सकती है, उसको इग्नोर किया गया, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी राजनीतिक साजिश है कांग्रेस की, कोई बड़ी राजनीति चल रही है कि सदस्यता जाने दीजिए, लोगों की सहानुभूति आएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो बयान है उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने ख़ानदान के ऊपर जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, उनके सरनेम को लेकर के जिस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, उसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयान में अपने पिता का जिक्र किया, शहीद पिता का जिक्र किया, और ये अपनी दादी का भी उन्होंने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को दिखा करके, इन सारी चीज़ों को बोल करके आम जनता को पार्टी से जोड़ना, और जाहिर सी बात है जिस तरह से तमाम विपक्ष इस पूरे मामले में एक आ रहा है, तो हो सकता है कि ये दाव जो कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, खासतौर से जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बहुत सोच सोच कर तमाम कदम उठाते हैं। और ये एक बहुत ही नपातुला कदम हो सकता है राहुल गांधी की सदस्यता जाना। लेकिन क्या ये उल्टा पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े लीडर्स के इस मामले को लेकर के बयान आना और सवाल खड़ा करना, उसके साथ ही अब ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस को चाहिए कि जहां पर कि उनकी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानात, जेपी नड्डा, अमित शाह और जो टॉप लीडरशिप है या उनके जो एमपीज हैं, उनके ज़रिए जो लगातार बयानात दिए जाते हैं, जिनको इस तरह के श्रेणी में डाला जा सकता है, जिसको लेकर के राहुल गांधी को सज़ा हुई है, तो ऐसे में इन तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज की जाए, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में एफआईआर दर्ज की जाए, सबको कोर्ट में घसीटा जाए और इनको भी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए। ये भी एक एंगल आ रहा है जिस पर शायद चर्चा कांग्रेस के अंदर चल रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले का खुलासा किया, और कहीं ना कहीं ये बात भी सोशल मीडिया में आ रही है कि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने संसद में जो स्पीच दी है, उसमें जिस तरह के जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, उसमें जो बातें उठाई गई हैं, जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली राहुल गांधी के जरिए घेरा गया है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेश यात्राओं में साथ होते हैं, इसके साथ ही या तो साथ होते हैं या जब वो वापस आ जाते हैं तब अडानी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उस कंट्री में अपना व्यापार बढ़ाते हैं, वहाँ पर डील करते हैं, वहाँ की कंट्री के जो हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो ये सारे सवालात जो उठाए गए, उसके साथ ही शेल कंपनी का मामला भी राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया, जिस अंदाज में संसद में वो आक्रामक अंदाज में बोलते हुए नजर आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस पूरे मामले पर बैकफुट पर, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई, संसद नहीं चलने दिया गया, कई बार कोशिश की गई लेकिन संसद नहीं चला और बजट सेशन पूरी तरह से नाकाम होता नजर आया। हालांकि बजट को पास कर लिया गया, इस हंगामे के दौरान भी बजट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, कई लाख करोड़ रुपए का बजट, लेकिन कोई चर्चा नहीं और उसको ऐसे ही पास कर दिया गया। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।